हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल एम आई एजुकेशन में। इस वीडियो में हम 10th क्लास से केमिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर, हमारा फर्स्ट वीडियो फॉर 10th क्लास। फर्स्ट चैप्टर का जो अपना नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एनसीईआरटी से हम उसको ले रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, द नेम ऑफ द चैप्टर इज। नाउ हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि सबसे पहले केमिकल का मतलब क्या होता है। केमिकल, सीधी सी बात है, कोई भी सब्सटेंस है वो केमिकल ही होगा। कुछ भी सब्सटेंस ले लो, कुछ ना कुछ चीज़ से बना होगा। कोई भी मैटर होता है, एलिमेंट होता है, वो किसी ना किसी चीज़ से बना होता है, उसी को हम केमिकल्स बोलते हैं। हम उसको बेसिक बोल दें, केमिकल को क्या बोल सकते हैं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन, जब मैटर आपस में कुछ रिएक्ट करते हो, जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हो, जुड़ते हो, कुछ न्यू फॉर्मेशन बनता हो, ऐसी चीज़ों को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस, रिवाइज करवा देता हूँ। जो रिवर्सिबल हो, जिसमें कभी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता हो, जो टेम्परेरी इन नेचर, ठीक है, कुछ याद आ गया होगा। इसी तरह जब केमिकल चेंज होते हैं, क्या होते हैं केमिकल चेंज, जो परमानेंट हो, जो इरिवर्सिबल हो, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो, एनर्जी का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, राइट, या तो निकलती हो या देनी पड़े, कुछ ना कुछ तरीके से एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हो, तो वो चीज़ केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल चेंज है, वही केमिकल रिएक्शंस के अंडर आता है। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज ऑफ सब्सटेंस। अब केमिकल रिएक्शन इज द चेंज ऑफ द सब्सटेंस इनटू अ न्यू वन दैट हैज डिफरेंट केमिकल आइडेंटिटी। इसका मतलब है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, एक नया सब्सटेंस जो बनाते हैं, उसकी आइडेंटिटी पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंस हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन है भाई, बहुत ही एक्सप्लोजिव गैस है हाइड्रोजन। आपने सुना होगा हाइड्रोजन बॉम्ब कितने भयंकर है, मैं कहता हूं एटम बॉम्ब से भयंकर है हाइड्रोजन बॉम्ब। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज जल ही नहीं सकती। किसी भी चीज को जलने के लिए आपकी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हाँ या ना? बिल्कुल। मतलब एक तरफ एक्सप्लोजिव गैस है और दूसरी उसको सपोर्ट करने वाली गैस है। मतलब एक तरफ H2, दूसरी तरफ O2, H2 और दूसरी तरफ O2। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो क्या निकल के आता है अपने सामने? बहुत ही सस्ता वाला सब्सटेंस H2O, दैट इज वाटर। क्या ये बहुत एक्सप्लोसिव है? क्या ये आग को जलने में हेल्प करता है? ये तो करता ही नहीं, ये तो उल्टा आग बुझाता है। मतलब ये दोनों सब्सटेंस है जिनकी आइडेंटिटी थी कि ये किसी तरह किसी भी चीज को जलने में हेल्प करते थे, ठीक है, एक्सप्लोजन में हेल्प करते थे, बट जस्ट अपोजिट इनके रिएक्शन से बनने वाला ये जो नया प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद, ये तो जस्ट अपोजिट है। मतलब इसके पुराने इंग्रेडिएंट से बिल्कुल चेंजेस है, राइट। तो यही लाइन तो बोली गई कि अ केमिकल रिएक्शन इन द चेंज ऑफ अ सब्सटेंस इनटू न्यू वन, एक नया सब्सटेंस दैट हैज डिफरेंट केमिकल आइडेंटिटीज, उसकी केमिकल आइडेंटिटीज बिल्कुल अलग हो, पुराने से बिल्कुल सेपरेट हो। अच्छा, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम कैसे पता करें? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन हो रही है कैसे पता करें? या तो आपको चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज देखने को मिल सकती है आपको,
किस स्टेट में लिक्विड हो तो सॉलिड में मिल सकता है, सॉलिड हो तो लिक्विड या गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी स्टेट चेंज होती हो। आपको पता होगी स्टेट कितने टाइप की होती है, स्टेट कौन कौन सी होती है स्टेट, रिमाइंड करिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, एक और प्लाज्मा। गुड। तो चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन कलर, कलर रिएक्शन होते टाइम बहुत सारी रिएक्शंस में कलर चेंज हो जाता है, कोई कलर लेस हो जाती है या किसी में कलर आ जाता है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस इवॉल्व होती है, राइट। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता हो, या तो उसमें टेम्परेचर चेंज होता हो, मतलब या तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा या एनर्जी आपकी रिलीज होगी कुछ न किस तरीके से। बहुत अच्छा एग्जांपल यह नीचे दिया गया है कि ये जो CH4 होती है, व्हाट इज CH4, मीथेन बोलते हैं अपन इसको, ये अपन कार्बन कंपाउंड में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। CH4 मतलब मीथेन, O2 दैट मीन्स ऑक्सीजन, पता ही होगा। तो जब मीथेन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमको CO2 मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलती है। मतलब मीथेन एक फ्यूल के तौर पे गैस इस्तेमाल करी जाती है। मीथेन को मर्सी गैस भी बोला जाता है, दलदली गैस, दलदल में होती है, मर्शी गैस भी इसको बोला जाता है। मीथेन प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। तो पता करिए कि आपके गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, इट्स योर होमवर्क। अच्छा, जो केमिकल इक्वेशंस होती है, केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ लिया, अब इक्वेशन क्या होती है। ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनी केमिकल रिएक्शन is called chemical equations. A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of the symbol and formula, wherein the reactants entity are given on left hand side and the product entities are the right hand side. याद रखिएगा, जब भी केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, राइट हैंड साइड हमेशा प्रोडक्ट को लिखते हैं। पुराना एग्जांपल मैं फिर से आपके सामने दोहराता हूँ। हमारे पास था, हमने क्या लिया था लास्ट टाइम, H2 और O2, क्या लिया था, हमारे पास था हाइड्रोजन, हमारे पास था ऑक्सीजन, और जब रिएक्शंस करवा रहे थे तो हमको मिल रहा था H2O। माइंड इट, H2, अब H2 और O2 ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं और ये अकेला राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, और एरो से मैं इसके डायरेक्शन को डिनोट कर रहा हूं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड जब भी इक्वेशन में कोई चीज लिखी जाएगी, उन सबको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। और जो लेफ्ट एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाएगी, ये सारे रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। क्या कहलाएंगे, ये सभी के सभी रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। और जो राइट हैंड साइड जो चीजें आएंगी उसको हमेशा प्रोडक्ट बोला जाएगा, या फिर हम उल्टा बोले कि प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड लिखेंगे और रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। अब यहाँ पे दो टर्म को हम एक बार समझ ले, व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट। जिन चीजों में रिएक्शन होती हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, और जो कुछ नया बन के निकल के आता है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। दिमाग में बिठाते हैं भाई, चाय बनाते टाइम हम दूध इस्तेमाल करते हैं, पानी यूज करते हैं, हम शक्कर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, इलायची और जो अदरक जो आपको टेस्ट चाहिए, मसाला चाय, देसी चाय, भैया 17 तरह की चाय आती है, कभी बुला लेना घर पे पिलाने के लिए। मैं चाय बहुत अच्छी पीता हूँ, ठीक है, पिलाता नहीं, पीता हूँ, ओके। तो जो चाय होती है, चाय में हम इतनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती, अदरक, शक्कर, दूध, भाई पानी, इतनी सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब वो पूरी बन जाती है, एक सिंगल फॉर्म बन के आता है और वो चाय छान के हम पी जाते हैं। जो सिंगल फॉर्म बन के आया वो हमारा प्रोडक्ट था, और चाय, शक्कर, ये सब हमने उनको मिलाया, मिक्स किया, रिएक्शन करवाई, वो क्या था, रिएक्टेंट्स थे। और जो फॉर्म बन के, मतलब रिएक्टेंट्स रिएक्शंस करके जो फॉर्म बना, जो नया प्रोडक्ट बना, उसको हमने क्या बोला, प्रोडक्ट। तो हमारी चाय प्रोडक्ट थी, और शक्कर, दूध और पानी वानी, चाय पत्ती, ये सब हमारी क्या थे, रिएक्टेंट्स थे।
इसी तरह से नीचे केमिकल इक्वेशन में एग्जांपल दे रखा है कि जो कार्बन CO2 है ये भी रिएक्टेंट्स है, H2O है वो भी रिएक्टेंट्स है, तो CO2 और H2O ने मिलकर C6H12O6 प्लस O2। क्या मुझे कोई बताएगा कि ये रिएक्शंस कहाँ देखने को मिलती है? कहाँ कहाँ? जल्दी 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 जल्दी। ये ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज कहाँ फॉर्म होता है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है? माइंड लगाइए, ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है? ऑक्सीजन हमारा कौन रिलीज करता है? प्लांट रिलीज करते हैं। और प्लांट जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, वो किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। इसका मतलब ये किस प्रोसेस की इक्वेशन है? ये आपके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस है। ओके, एक और साइड में दे रखा जो मैं पिछले 2 बार इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर चुका हूँ, H2 प्लस O2, ये दोनों मेरे रिएक्टेंट्स है। बिकॉज ऑफ मैंने इनको लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है और ये H2O मेरे प्रोडक्ट है, क्योंकि रिएक्शंस के बाद बन गया इसलिए मैंने इसको राइट हैंड साइड लिखा गया। तो इस तरह से मेरे दिमाग में एक बात समझ में आई कि केमिकल इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रिएक्टेंट्स लिखूंगा, राइट हैंड साइड हमेशा प्रोडक्ट लिखूंगा और एरो को हमेशा डायरेक्शन देने के लिए डिनोट करूंगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कभी एरो को उल्टा डायरेक्शन मत बहा देना, राइट टू लेफ्ट नहीं होता। हमेशा केमिकल इक्वेशंस लेफ्ट टू राइट की तरफ डिनोट होती है। अच्छा, अब दूसरा टर्म आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है उसको समझने से पहले इस रिएक्शंस को देखो कि CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, राइट। तो अगर मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं तो मेरे रिएक्टेंट्स में ये दोनों वर्ड्स आएंगे, और मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो मेरे प्रोडक्ट में ये दोनों वर्ड आएंगे। ओके, अब रिएक्टेंट्स की तरफ देखो, कितने कार्बन है? सिर्फ एक कार्बन है। कितने कार्बन है? ये सिर्फ एक कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? ये H4, 4 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है? O2, ये तो 2 ऑक्सीजन है। लेकिन इसके आगे जब ये 2 लिखा गया तो ये 2 2 4 मॉलिक्यूल्स या 4 एटम ऑक्सीजन के हो जाते हैं। इसी तरह अब प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में C कितना है? कार्बन 1। O2 कितना है? ऑक्सीजन 2 तो इधर हो गए, और 2 ये आगे लिखा है, तो इसका मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा। तो हाइड्रोजन तो हो गई 4, 2 2 4, 2 2 4, और ऑक्सीजन का इस 2 का मल्टीप्लाई इस में हो गया, हमारे इस 2 का मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन में हो गए। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 लिखा है। हमारे ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं तो क्या लिखा है? यहाँ पर 1 लिखा है, मतलब 2 1 2, तो 2 ऑक्सीजन इस तरफ, 2 ऑक्सीजन इस तरफ, तो कितनी हो गई? 4, और 2 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और कार्बन हमारा अकेला इधर। मतलब दोनों तरफ अगर आप देखा जाए तो कार्बन के इधर भी 1 एटम है, इधर भी कार्बन का 1 एटम है, इधर हाइड्रोजन के 4 एटम है, इधर हाइड्रोजन के 4 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 4 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। मतलब नंबर ऑफ द एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटम इन प्रोडक्ट। इंडिविजुअली नंबर ऑफ द टोटल एटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जितने कार्बन हैं तो उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में है उतने ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट में होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में है उतने ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर ये सब होता है तो ऐसी रिएक्शंस को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब पढ़ लो कि a balanced equation is an equation for a chemical reaction in which the number of the atoms for each element, total element नहीं, each, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबकी अलग अलग बात कर रहा हूं, है ना। एटम फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्शन एंड द टोटल चार्ज इज द सेम फॉर द बोथ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। इधर भी जितने नंबर ऑफ द एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ द एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने। अब इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया हमको C4H10 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। यहाँ पर रिएक्टेंट्स के अंदर अगर रिएक्टेंट्स में देखो तो 4 कार्बन एटम हैं, 10 हाइड्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। प्रोडक्ट में देखो तो सिर्फ 1 कार्बन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब ये इक्वेशंस बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, तो देखिए किस तरह से हम इस इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे।
सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जो आपके हाइड्रोजन एटम है उनको इक्वल कर दो, हाइड्रोजन एटम को इक्वल कर दो। अब यहाँ पे 2, यहाँ पर 10 है, हम क्या करते हैं इनको क्रॉस मार देते हैं। H2 है तो मैं इधर इसके आगे 2 लगा देता हूँ। सॉरी, थोड़ी सा पेन चलाने में दिक्कत आ रही है, बाकी आप समझ जाइएगा। इसके सामने हमने 2 लगा दिया, इसके सामने हमने 2 लगा दिया। ओके, यहाँ पर 2 लगा दिया। अब इधर हाइड्रोजन के पास सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन के सामने 10 थे तो यहाँ पर हमने 10 लगा दिया। सॉरी, यहाँ तो हमने कार्बन के आगे लगा दिया, हमको हाइड्रोजन के सामने लगाना है। इधर 10 था तो हमने इधर भी 10 लगा दिया। इसका मतलब मेरे इस तरफ 10 टू जा हाइड्रोजन कितने हो गए 20, इधर काउंट करिए 10 टू जा हाइड्रोजन कितने हो गए 20। चलिए हाइड्रोजन बराबर हो गए, पर दिक्कत किसके लिए हो गई, दिक्कत हो गई कार्बन के लिए। कार्बन कितना हो गया 4 टू जा 8, इस तरफ मेरे लिए कार्बन हो गया 8। इधर काउंट करता हूँ, सिर्फ एक कार्बन है तो मैं क्या करता हूँ इसके सामने 8 लगा देता हूँ, तो कार्बन कितने हो गए 8। तो इधर कार्बन भी मेरा 8 हो गया, इधर भी 8, इधर मेरा हाइड्रोजन 20, इधर भी 20, ले दे के बच गया मेरा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मेरा इस तरफ है 8 टू जा 16, रिएक्टेंट्स की तरफ 16 और 10 वन जा 10, 16 प्लस 10 हो गया मेरा 26, इस तरफ मेरा ऑक्सीजन हो गया 26। यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 2 है तो 2 का क्या मल्टीपल आपका 26 बनता है 13, तो 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 टू जा 26। चलिए नहीं समझ में आया तो एक बार और देख के बता देता हूँ मैं। यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को मैं बराबर कर देता हूँ। इसके सामने मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा दिया 10 और इसके आगे लगा दिया 2, तो 10 टू द 20 हाइड्रोजन, 10 टू द 20 हाइड्रोजन, दोनों तरफ इक्वल। कार्बन इस तरफ हो गया 4 टू द 8, तो मैं इधर 8 लगा दिया, तो 8 मेरे कार्बन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन हो गए 8 टू द 16 और 10 वन जा 10, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 1 है, तो 10 वन जा 10 और 8 टू जा 16, 16 और 10 26, तो इस तरफ लगा दिया मैंने 13, क्योंकि 13 टू जा 26। इस तरह से ये इक्वेशन मेरी बैलेंस्ड हो गई। अच्छा, नीचे एक और एग्जांपल दिया, नीचे एक और एग्जांपल में आप देखोगे यहाँ पर आयरन आपका 2 है, यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कार्बन सिंगल है, यहाँ पर कार्बन सिंगल है, दोनों तरफ मतलब ऑक्सीजन और आपके आयरन में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन को पहले बराबर कर देता हूँ। ये ट्रिक देखिए, जब भी आपको ऐसी केमिकल इक्वेशंस मिले तो सबसे पहले या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन इनको बराबर करके देखिए, इनको बराबर करने के बाद ही मेन एलिमेंट को बराबर करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आप इक्वेशंस को बैलेंस्ड कर पाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो मैं क्रॉस कर देता हूँ। ये ऑक्सीजन 3 को मैं कार्बन के आगे इधर लगा देता हूँ और इस ऑक्सीजन 2 को मैं इस तरफ लगा देता हूँ। इसका मतलब ऑक्सीजन 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 डन। यहाँ पर मेरा जो कार्बन है वो 3 हो गया रिएक्टेंट साइड, तो मैं प्रोडक्ट साइड 3 हो गया, तो मैंने रिएक्टेंट साइड भी 3 लगा दिया, मतलब कार्बन भी बैलेंस हो गया। आयरन कितना हो गया 2 टू जा 4 हो गया, तो मैं इसके आगे 4 लगा देता हूँ। इस तरह से मेरा ये भी इक्वेशन मेरी बैलेंस्ड हो गई। तो भाई एक समझ में आ चुका होगा, बिना प्रैक्टिस के बैलेंस्ड आपसे नहीं होगा। सीबीएसई में बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर एग्जाम्पल भी आप लिखो तो बिना बैलेंस करके कभी नहीं छोड़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जितना एग्जाम्पल दे सको हमेशा उसमें एक रिएक्शन जरूर दे, केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में जरूर दे, इंप्रेशन अच्छा होगा, ठीक है। और उसको अगर बैलेंस कर सको तो बैलेंस करके ही उसको देना, तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो चलिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए होमवर्क तैयार किया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता आप मुझे कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ वाइवा का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनकेस कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आपका पेपर में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका रीजन है द केमिकल इक्वेशंस नीड्स टू बी बैलेंस सो दैट इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास
नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो आप उसको बना सकते हो ना आप उसको खत्म कर सकते हो। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ द एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ओके, अगर कम है और इधर ज्यादा हो रहे तो भाई बन तो रहा नहीं, इसका मतलब हमको उसको बैलेंस्ड करना होगा ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉलो करना है उस रूल को। अगर नहीं करेंगे तो हमारी इक्वेशंस गलत हो जाएगी। दैट्स वाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह से हमको सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।